गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जानती हूँ। Student, pale apna attendance likhie और give your attendance. I call your name. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर। Good morning. पहले आप अपना अटेंडेंस दे दीजिए। First I call the eighth ऐश्वर्या भूतानिया, अलीजा बानो प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, अंकित मीना, अरमान एक्का, चिन्मय ठाकुर, गौरव सिंह भारती, हरीश बारेशा, करिश्मा मेघवाल, कोमल परसिंडिया, कृष्णा रेबारी प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, कुलदीप मीना, मुस्कान धाकर, नीतू मीना, नीतीश चौधरी, परमवीर सिंह, प्रिया मीना, राजवीर बलसोरी, साधना कुमारी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, साहिल, सक्षम मौर्य, सपना धाकर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, शोएब हाशमी, स्मृति गुप्ता, शुभम कुमार, सुखपाल गुजर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, विनीता। हाँ सर। हाँ बोलो। सर शिवम कुमार प्रेजेंट। सर शिवम कुमार प्रेजेंट। शिवम कुमार, सर शुभम कुमार। शुभम कुमार। यस सर। अच्छा, शोएब हाशमी, शुभम, ओके ओके। विनीता,
विशाल नायक, विवन कौशिक, Present sir, Yes. Vivan Kaushik, roll number 8129. गौरव सिंह भाटी प्रेजेंट सर। विशाल शाबाश। बोल, विशाल है कि विवन कौन है? Vivan sir, roll number Vivan sir. 1829. नाम बोलो। Vivan Kaushik 8th. विवान कौशिक, ठीक है। बी 8th बी। यशवर्धन, युगराज मीना, अब 8th बी बोलो। Karishma presents of 8th. करिश्मा, गौरव Yes, प्रेजेंट सर 8th। क्या नाम बोला? Soturam. गौरव। गौरव सिंह भाटी। और बोलो। कुलदीप मीना प्रेजेंट सर 8th क्लास। कुलदीप मीना, ठीक है। और बोलो 8th। सर कृष्णा रेवरी प्रेजेंट सर। अब लेट किए हैं, कृष्णा का हो गया है। अब लोग ओके टाइम, सर, मेरे को पता नहीं था। तो ठीक है। 8th बी बोलो। आरसी, Present sir. आदर्श, आदर्श, आदित्य, अमृत कौर, अनिकेत, Present sir. अंजलि, नायक, अंकित ताक, अनुज अहीर, चिन्मय, Present sir. दिव्यांगी, Present sir. हर्षराज, ईश्वर, जिया पाटिल, कमलेश Present sir. Present sir. हाँ हाँ, कमलेश मीना, खुशहाली सोनी, हर्षराज प्रेजेंट सर। खुशी सालवी, कोमल मीना, कोमल रेगर, कोमल सुतार, कुशाग्रा, मंथन, जागृत सर प्रेजेंट सर। मंथन, यस। Present sir. मेविस, कुशाग्रा है क्या? मेविस Yes, खान, sir. Present sir. Present sir. मितेश सिंह, रज्जब खान, रेहान खान, Present sir. रुद्र प्रताप, यश कार्तिकेयन, प्रेजेंट सर। सचिन सालवी, Present sir. साक्षी, सृष्टि मीना, सुगना, सुमित, तेजस, गुड मॉर्निंग प्रेजेंट सर। उज्जवल, यशोदा। और किसी का 8th बी का जिसका नहीं रहा नाम बताओ। Jia Patil present sir. जिया पाटिल, क्या नाम बताई? Jia Patil. 8th बी की 8th ए? B. जिया पाटिल का नाम जिया पाटिल का रोल नंबर क्या है? हाँ? 8213. जिया पाटिल, चल लिख दिया। खुशहाली गौर प्रेजेंट सर। क्या बोला? खुशारी, खुशहाली गौर प्रेजेंट सर। 15 रोल नंबर। खुशहाली सोनी ना लग नो चुका सर, है। खुशहाली गौर। खुशहाली गौड़, खुशहाली 2 है क्या तुम्हारे क्लास में? क्यों? नो सर। खुशहाली 2 है क्या?
ये तो खुशहाली सोनी है, ये खुशहाली सोनी है। तुम्हारा नाम क्या है पूरा? खुशहाली गौर। खुशहाली गौर, गौर है ना? यस सर। खुशहाली KHUSALI गौर, GAUR। यू चल आर ठीक है। नहीं हाँ सर, GAUR नहीं, सिर्फ GOUR। चलो ठीक है, GOUR। हाँ हो गया। और एनीबडी 8th B? चलो अब पढ़ाई पे आ जाओ। तो कल हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर के बारे में, कुछ क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया था। अब आज नोमाडिक हर्डिंग हो गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया, अब आ जाओ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, दिस इज दैट टाइप ऑफ द फार्मिंग which are done for the business purpose। कमर्शियल फार्मिंग में जैसे जितने भी मिक्स फार्मिंग है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, ओपियम हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स they are grown by the farmers for the business because they get more profit from these crops। तो विशेष करके जो फार्मर होते हैं, इन क्रॉप्स से उनको काफी फायदे मिलते हैं। इसीलिए कमर्शियल फार्मिंग जो बिजनेस के काम में आता है, बिजनेस के लिए ग्रो होता है। तो क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। द एरिया कल्टिवेटेड and the amount of capital used in large. Most of the work is done by the machine. Commercial farming include commercial farming, mixed farming and plantation agriculture। कमर्शियल फार्मिंग में आता है जैसे व्हीट, राइस का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में, इसके बाद टी, कॉफी, शुगर, कॉटन, जूट, शुगर केन एंड टी, कॉफी, रबर, जितने भी क्रॉप हैं इन्हें कमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग? कमर्शियल फार्मिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज द कमर्शियल फार्मिंग? What is commercial farming? What is commercial farming? तो कमर्शियल फार्मिंग विशेषकर यह मशीन की मदद से और बिजनेस के लिए की जाती है। अरे अभी ये कैसे हो गया भाई? हाँ, कमर्शियल फार्मिंग, इसका आंसर अंडरलाइन करो, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 इसको अंडरलाइन करो, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। तुम लोग सभी सुन रहे हो? हेलो, यस सर। आंसर अंडरलाइन करो। आई रीड द आंसर, पेज नंबर 43। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड। इस फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप भी ग्रो होता है और एनिमल भी जो है रियरिंग करते हैं, जैसे काऊ, ऑक्स, सीप, बफलो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते हैं।
यानी डेयरी इंडस्ट्री भी कमर्शियल फार्मिंग में ही आता है, अंडरलाइन करो। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। मार्केट में बिजनेस के लिए, बेचने के लिए की जाती है। द एरिया कल्टिवेटेड and the amount of capital used in large. Most of the work is done by machine. सारा का मशीन की मदद से की जाती है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें गाय भैंस भेड़ बकरी पालना और इसके अलावा फूड ग्रेन का भी प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन। ये प्लांटेशन जो है जिसमें टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट, ये सारी फसलें आती हैं कमर्शियल फार्मिंग में। यहां तक इसका आंसर हो गया प्लांटेशन एग्रीकल्चर तक। इसके बाद है मिक्स फार्मिंग। इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोल्डर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है। इन मिक्स फार्मिंग फॉर द कैटल, फॉर द फीडिंग ऑफ द कैटल, ग्रेन आर प्रोड्यूस। जिसमें लाइव स्टॉक पशु पालना, गाय भैंस भेड़ बकरी पालना। It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Asia, Australia, New Zealand and South Africa। तो मिक्स फार्मिंग जो है इन देशों में की जाती है। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि क्रॉप तो ग्रो होता ही है, इसके अलावा जो है क्रॉप के अलावा जो है एनिमल हस्बेंड्री, पेस्टोलिज्म, कैटल रेयरिंग, लाइव स्टॉक, ये भी साथ में किया जाता है। एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी होता है, पशु पालते हैं। तो इट इज नोन एज द मिक्स फार्मिंग। तो नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या है? व्हाट इज द मिक्स फार्मिंग? What is the mixed farming? मिक्स फार्मिंग क्या है? आंसर मार्क करो, मार्क द आंसर। पेज नंबर 43, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन, लास्ट टू लाइन। पेज नंबर 43, लास्ट टू लाइन। In mixed farming, the land is used for growing food and fodder. मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, फूड ग्रेन को ग्रो करते हैं और एनिमल, गाय भैंस भेड़ बकरी के लिए चारा भी उगाते हैं। एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, और पशु भी पालते हैं। तो इन मिक्स फार्मिंग, इसको अंडरलाइन करो, इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोल्डर क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक। नाउ टर्न द पेज, पेज पर 44 आ जाओ। इट इज प्रैक्टिस्ड, यह कहाँ किया जाता है मिक्स फार्मिंग? दुनिया के कौन कौन से देशों में? It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa। इन सारे कंट्री में मिक्स फार्मिंग की जाती है। इसके बाद आ जाइए प्लांटेशन। प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर होता है वो विशेष करके जो है जिसको बागायती कृषि बोलते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में टी, कॉफी, रबर, कॉटन,
sugarcane, indigo opium and neem or afim. This type of agriculture that is known as the plantation agriculture. इसके बिजनेस से फार्मर को काफी प्रॉफिट होती है. So the plantation agricultures are done by the farmer for the benefit purpose, because they earn more profit from the plantation agriculture. तो फार्मर को प्लांटेशन एग्रीकल्चर से उनको ज्यादा जो है मुनाफा होता है, प्रॉफिट होती है, इसलिए भी एग्रीकल्चर करते हैं प्लांटेशन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द plantations agriculture. प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसे कहते हैं उसको. नाउ राइट द आंसर. Now underline the answer. पेज नंबर 44. प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में अंडरलाइन करो. पेज नंबर 44 अंडरलाइन करो. Plantations are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. ठीक है. प्रोड्यूस में भी बस यहां तक कर लो. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड. यहां तक प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में लिख लिया, अंडरलाइन कर लिया. Yes, sir. हाँ, यहाँ तक अंडरलाइन कर लो. अगेन आई रिपीट द आंसर. पेज नंबर 44. प्लांटेशंस आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of the labor and capital are required. इस एग्रीकल्चर में अधिक लेबर और पूंजी की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ तक हो गया प्लांटेशन एग्रीकल्चर. उसके बाद आ जाओ मेजर क्रॉप्स के बारे में. मेजर क्रॉप्स में आता है जो फूड ग्रेन, जो विशेष करके फूड के लिए खाने के काम में आता है, खाने के लिए, खाने के पर्पज से ग्रो करते हैं. जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मैज हो गया, मिलेट हो गया, बार्ली हो गया. ये जितने भी क्रॉप्स हैं इन्हें फूड ग्रेन बोलते हैं या मेजर क्रॉप्स बोलते हैं. पहला जो है राइस है. राइस इज द मेजर फूड फॉर क्रॉप इन द वर्ल्ड. It is the staple diet of the tropical and subtropical regions. Rice needs a high temperature, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clay soil which can retain water. China leads in the production of the rice, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. In favorable climatic conditions as the West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops a year are grown. तो राइस जो है बेसिकली इट इज द स्टेपल डाइट एंड बेसिकली राइस जो है विशेष करके उस एरिया में होता है विच रिसीव मोर वाटर, मोर रेन. दोज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रिसीव मोर रेन
in those regions that rice are grown. It is the staple diet, and it is the basically in India. It is grow basically in West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Tamil, Northeast का जो रीजन है वहीं पर जो है राइस ग्रो होता है. इसके लिए अधिक पानी की जरूरत पड़ती है. इट रिक्वायर मोर वाटर, मोर रेन एंड क्ले सॉइल, एलुवियल सॉइल इसके लिए बहुत जरूरी है. एलुवियल सॉइल एंड फर्टाइल सॉइल इसके लिए राइस के लिए ग्रो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. So rice need more water, alluvial soil, clay alluvial soil, which is very very important for the growing rice. Next question लिखो. Discuss the geographical, geographical geographical condition. Discuss the geographical condition of the rice crop. Of the rice crop. Discuss the geographical condition of the rice crop and name the rice producing region. And name the rice producing region in the world. This is the question. Discuss the geographical condition of rice, of the rice crop, and name the rice producing region in the world. राइस क्रॉप के लिए जियोग्राफिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, मतलब कितना टेम्परेचर, कितना रेनफॉल और कैसी मिट्टी होनी चाहिए, ये लिखना है. और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ राइस ग्रो होता है. इसका आंसर मार्क करो. मार्क द आंसर. पेज नंबर 44. मार्क द आंसर पेज नंबर 44. जो राइस पैराग्राफ है मेजर क्रॉप्स में आ जाओ. जो हेडिंग राइस लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन करो. आई रीड द आंसर, मार्क द आंसर, अंडरलाइन करो. राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. Rice needs high temperature, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clay soil, which can retain water. ठीक है. इसके बाद जो है नीचे लाइन ले लो. Which can water. China leads in the production of the rice, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. In favorable climatic conditions as the West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops a year are grown. तो इंडिया में वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में राइस ज्यादा ग्रो होता है और नॉर्थ ईस्ट में भी. इसके अलावा इजिप्ट एंड श्रीलंका, जापान ऐसे कंट्री में भी राइस ग्रो होता है. सेकेंड जो स्टेपल डाइट है दैट इज द व्हीट. इसको रबी क्रॉप बोलते हैं.
सर एक और बार रिपीट कर दो ना, राइस का पूरा वहां से। ना पूरा पैराग्राफ ले लो, इससे प्रोडक्शन रीजन भी आ जाएगा। उसके बाद सेकंड है वीट है, गेहूं है। तो वीट के लिए जो है, इसके लिए रेनफॉल वाटर कम चाहिए। इट रिक्वायर लेस रेनफॉल बिकॉज it is the rabi crops. It is grown basically in the winter season, so it need less water, less rainfall. But clay soil, alluvial soil, that is the very useful for the growing of the wheat. It requires bright sunshine and cloud-free weather. इसके लिए चाहिए। It requires cloud-free weather, sunshine, brightly light, टेम्परेचर जो है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए जरूरी है। और दुनिया में, वर्ल्ड में इसके लोमी एलोबियल सॉइल चाहिए ग्रो होने के लिए। दुनिया में या यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में जो है, इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। यह इंडिया में विंटर में ग्रो होती है। तो इस कंट्री में जो है, ऐसे कंट्री में जो है व्हीट ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिस्कस द geographical geographical condition geographical condition of the wheat crops। व्हीट क्रॉप का जियोग्राफिकल कंडीशन बताइए, और दुनिया में ये कहाँ का ग्रो होता है। एंड नेम द country which grow more wheat, दुनिया के उन देशों के नाम बताएं जो अधिक व्हीट ग्रो करते हैं। उन देशों के एक क्वेश्चन लिखो, डिस्कस द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द व्हीट क्रॉप एंड नेम द कंट्री व्हिच ग्रो मोर व्हीट। उन देशों का नाम बताएं जो अधिक जो है व्हीट ग्रो करते हैं। तो ये जो व्हीट पैराग्राफ है उसको पूरा ले लो, पेज नंबर 44, पैराग्राफ 44 पेज का जो व्हीट पैराग्राफ पूरा ले लो। ऐसे व्हीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन। ये होगा जियोग्राफिकल कंडीशन। At the time of the harvest, it thrives best in well-drained, loamy soil. Wheat is grown extensively in the USA. यह अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ग्रो होता है। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन द विंटर, और इंडिया में विंटर में ग्रो होता है। इट इज द व्हीट, इट इज अबाउट द व्हीट। तो व्हीट पैराग्राफ को पूरा लेना है, व्हीट पैराग्राफ को पूरा लेना है। मिलेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैज भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ कॉटन और जूट के बारे में। कॉटन और जूट जो होता है ये फाइबर क्रॉप्स है। कॉटन जूट से जो है फाइबर, रेशा निकलता है, और उसका इस्तेमाल जो है
जूट का इस्तेमाल जिसको बोलते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, एंड इट इज यूज्ड टू मेक द जैसे कट्टे, बोरे, रस्सियां, रोप बनाने के काम में आती हैं जूट। जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, एंड दैट इज यूज्ड टू मेक द रोप, शेक्स, बोरे, कट, चटाई और इसके बाद कारपेट बनाने के काम में आता है। और जूट जो है इसको फाइबर क्रॉप बोलते हैं, और यह इंडिया में वेस्ट बंगाल, इसके बाद बांग्लादेश में जूट का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। इट रिक्वायर मोर वाटर, मोर रेनफॉल एंड clay alluvial soil. These are the favorable condition for the growing of the जूट को ग्रो होने के लिए फेवरेबल कंडीशन है। इसके लिए अधिक वर्षा, मोर रेनफॉल होना चाहिए। इट रिक्वायर एलुवियल क्लेई सॉइल नीड, इसके लिए जरूरत है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिस्कस द जूट प्रोडक्शन इन इंडिया, या डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the jute, इसको लिखो, डिस्कस द जियोग्राफिकल लिखो, डिस्कस द जियोग्राफिकल, GUGRAPHICL, जियोग्राफिकल कंडीशन, discuss the geographical condition of jute production, and also discuss the geographical condition of the jute production and name the countries which produce more jute। एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन लिखो और पेज नंबर 45 में इसका आंसर है। जूट के बारे में पेज नंबर 45, यहां से अंडरलाइन करो पूरा पैराग्राफ। जूट वाज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producers of the jute in the world. यहाँ तक इसका आंसर हो गया जूट के बारे में। ठीक है, ये जूट के बारे में पेज नंबर 45 का पैराग्राफ का जो पूरा है, ये पैराग्राफ लेना है। बाकी कल बेटे 8A या B से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा गूगल क्लास में प्रेजेंट रहो, एब्सेंट नहीं होना है। यदि एब्सेंट हुआ तो तुम्हारा मार्क्स कटेगा। तो 8A और B दोनों क्लास से मुझे कहना है कि सभी क्लास में, गूगल क्लास में प्रेजेंट रहो, कोई एब्सेंट नहीं रहेगा। अदरवाइज आई विल मिनिमाइज योर मार्क्स। सर आपने मेज और कर्टन का तो लिखवाया नहीं।
कॉटन का बेटा कल लिखाऊंगा। और मेज का? हाँ, मेंस का इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉटन इम्पोर्टेंट है, उसको कल दिखाएंगे। ठीक है, अब कल मिलते हैं। Okay, sir. Thank हाँ you, sir, for teaching us. हाँ, क्या बोल रहे हो? थैंक यू सर। हाँ ओके। Thank हाँ you, sir, बेटे, for teaching us. हाँ ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल एब्सेंट नहीं रहना है, डेली गूगल सर। क्लास में प्रेजेंट करना है। ठीक है, ओके। ओके सर।
गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Morning. Sir. Sir, your mic is off. Yes, sir. Good morning, ma'am. Off. सर आपका माइक ऑफ। Yes, sir. पार्ट 2 सिंधु घाटी की सभ्यता। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, सिंधु sir. घाटी, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं पार्ट 2 सिंधु घाटी की सभ्यता, जो आप मतलब करके रहेंगे और इसी प्रकार में ये पार्ट है ना, पूरा बता दिया गया है। आगे गया सिंधु घाटी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, है ना। और जोरो और इसके मुख्य केंद्र थे कालीबंगा इसके केंद्र थे और भी शहर थे। ये नगरीय सभ्यता थी, नगर की सभ्यता थी, बहुत ही प्राचीन सभ्यता कहलाती है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता यदि है तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। यहाँ से अनेक प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए, अनेक प्रकार की चीजें प्राप्त हुई, के बारे में आपने पहले जानकारी प्राप्त की। अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन, अनेक प्रकार के औजार, हथियार वो आपको पहले दिखाए गए होंगे। और इस सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं वह आपको जानकारी दी गई होगी। और कालीबंगा इसके प्रमुख केंद्र थे। यह सभ्यता अपने आप में सर पार्ट 3 है सिंधु घाटी सभ्यता। पार्ट 3 है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, है ना। इसके बारे में जानने को कई है। सर आपकी आवाज कट रही है। Yes, sir. Your voice is cutting. सर की आवाज कट रही है, आपकी आवाज ठीक सर से की अभी तो आवाज आ भी नहीं रही है। Sir, there is a network issue from your side. सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। I नहीं रही है। आगे आवाज सही है। अब आवाज आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छी नहीं है। ये Sir आ रही है। आ रही है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इसमें बताया प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी, समझो। प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी भारत के अतीत की सबसे सबसे पहला क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में प्राप्त हुआ। अतीत मतलब प्राचीन काल, अतीत प्राचीन। इसके अवशेष
सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। मोहनजोदड़ो एक नगर का नाम था जो सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान प्राप्त हुआ, और हड़प्पा, समझो, ये दोनों स्थान एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। इनके बीच कई अन्य नगरों के अवशेष भी अवश्य दबे पड़े होंगे। विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। गंगा की घाटी तक यह सभ्यता फैली थी, अर्थात काफी इसका विस्तारपूर्ण क्षेत्र था, एरिया था। इस सभ्यता को विकसित होने के लिए हजारों वर्ष लगे होंगे। यह एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, अर्थात धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं था, सभी धर्मों को समानता का भाव था। सेक्युलरिज्म जिसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता, धर्म के प्रति तटस्थ, सभी धर्म बराबर हैं, इस चीज को मानती थी। इसने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किए थे। कुछ दृष्टियों में यह सभ्यता उनसे बेहतर थी। भारत की यह सभ्यता प्रकट करती है कि हजारों वर्ष पहले भी भारतवासी जीवन के तौर तरीकों से परिचित थे। उन्होंने जीवन की सुख सुविधाओं में तकनीकी प्रगति कर ली थी, है ना। तो इस प्रकार से फिर इसके बाद यहाँ पर आर्य लोग आए। आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, है ना। आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में आए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे और वह कहां से आए थे, इसका कुछ पता नहीं। संभव है कि वे यहीं के ही हैं। उनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में मिल सकती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत शायद सिंधु नदी के भयंकर बाढ़ों के मौसम के परिवर्तन के कारण हुआ होगा, एक अनुमान है, मतलब क्योंकि सिंधु घाटी में काफी बाढ़ आया करती थी, तो जल प्रलय हो गया, नगर सारे डूब गए, और वह लैंडस्लाइड हो गया, समझो, जमीन भूस्खलन जिसे कहते हैं। सारे नगर दब गए, समझो। रेत की ऊंची ऊंची तहें उन पर जम गई होंगी और बाद के लोगों को इसकी ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े होंगे। सिंधु प्रदेश कभी बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, क्योंकि इसलिए सिंधु में पानी बहुत था और दोआब था यहाँ पर, जिसमें जो है काफी अच्छी फसल होती है। भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, जिसमें काफी खेती के लिए बहुत उत्तम मानी जाती थी। एग्रीकल्चरल बहुत अच्छा था, समझो। पर मध्य युग के बाद वह अधिकतर रेगिस्तान रह गया था, क्योंकि वहां पर नदियों की आई हुई रेत जमा हो गई, समझो। जब रेत जमा हो जाती है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, समझो। रेत में तो कुछ होता नहीं, मूंगफली और केवल खरबूज तरबूज के अलावा, समझो। हो सकता है कि रेत के कुछ क्षेत्रों को ढककर सुरक्षित कर दिया हो और बाकी शहर व प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट हो गए हों, ऐसा अनुमान है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आर्य आए हैं। माना जाता है कि आर्यों का प्रदेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ था। यह भी संभव है कि पश्चिमी उत्तर दिशा के समय समय पर अनेक कबीले और जातियां आते रहे हों और भारत में मिलते चले गए हों। बाद के युगों में अनेक जातियां आई हों और वे मिलजुल कर नहीं रह गई हों। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सभ्यता विकसित हुई, फैली, मतलब। तो यहाँ पर खुदाई के दौरान प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, माना जाता है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है, और इसमें ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वेद आमतौर पर 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक काल का
समय निर्धारण ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है। भारतीय इसे बहुत पुराना मानते हैं, पर यूरोपीय इसका समय बाद में मानते हैं। अधिकतर विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन धार्मिक ग्रंथों को अधिक पुराना सिद्ध करने का प्रयास किया जाने लगा है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। जर्मन का था मैक्स मूलर। आर्य अपने साथ इन विचारों को लेकर आए थे, जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। प्रश्न बनता है कि अवेस्ता की रचना कहाँ पर हुई? ईरान में हुई। समझो, कई बार आता है ये। वेदों और अवशेषता की भाषा में अद्भुत समता है। समता मतलब समानता है। वेद, अनेक हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। अपने समय के ज्ञान का संग्रह वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें मूर्ति पूजा और देव मंदिर नहीं है। वैदिक युग में आर्यों ने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया था। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है, जिसमें मानव मन के प्रारंभिक उद्गार मिलते हैं। जिसमें मानव मन के प्रारंभिक उद्गार मतलब विचार मिलते हैं। इसमें काव्य प्रभाव, प्रकृति की सुंदरता, रहस्य के दर्शन होते हैं। इसमें मनुष्य के साहसिक कारनामों का भी वर्णन है। अन्य स्थानों की तरह हमारे देश भी विचार और कर्म की दो समानांतर धाराएं विकसित होती दिखाई देती हैं। समानांतर मतलब एक दूसरे के समान। एक जो जीवन को स्वीकार करता है और दूसरी जो विदेश जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं थी। भारत में सभ्यता के विकास के साथ ही कला, संगीत, साहित्य, नाच गान, चित्रकला, रंगमंच आदि का विकास हुआ। रंगमंच, नृत्य, नाट्य शास्त्र, चित्रकला, संगीत, साहित्य, राग ताल संगीत, राग परवय, राग भैरवी, राग यमक, कई प्रकार के राग हैं। ताल, समझो, राग और ताल के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। चित्रकला, समझो, चित्रकला जो है बहुत ही मानी गई है। अनेक प्रकार की मूर्ति कलाओं में जो चित्र बनाए गए वो अपने आप में एक अद्भुत देन है। समझो। रंगमंच मतलब नाट्य शास्त्र, अनेक प्रकार के नाटक, प्राचीन नाटक। भारतीय संस्कृति की निरंतरता मतलब लगातार आगे बढ़ते गई। निरंतरता, निरंतर, कंटिन्यू। यस सर। सभ्यता और संस्कृति के आरंभ में ही विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति दिखाई देती है। विशिष्टतावाद एक अलग प्रकार का चीजें, स्पेशलिटी कहते हैं जिसे। विशिष्टतावाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, समझो, प्रवृत्ति मतलब आदत दिखाई देती है। यही आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है ना। जाति व्यवस्था इसलिए कहते हैं कास्ट इज ए क्लोज सिस्टम। जाति एक बंद व्यवस्था है ना, क्योंकि जिस जाति में जन्म लिया वह व्यक्ति उसी जाति का होता है। तो इसलिए कहा गया है कि
कास्ट इज ए क्लोज सिस्टम, जाति एक बंद व्यवस्था है। युगों पहले इस व्यवस्था का उद्देश्य समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति संतुलन प्रदान करना था, पर बाद में यही मानव जीवन के लिए कष्टकारी बन गई, है ना। पहले जाति व्यवस्था का अर्थ था शक्ति संतुलन करना, बाद में इसके बाद जातिवाद बढ़ गया और यह बहुत ही कष्टदायी हो गई। इससे समाज का विघटन हुआ, समझो। समाज में एक दूसरे के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हो गई। इस व्यवस्था का प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तट तक हुआ। भारत की ईरानियों, यूनानियों, चीनियों, एशियाइयों तथा अन्य लोगों से हजारों वर्ष तक संपर्क बना रहा, जिसमें सांस्कृतिक विकास का अटूट सिलसिला बना। सिलसिला मतलब एक क्रम, है ना, चलता रहा। उपनिषद 108 उपनिषद है। यह भी पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ माना जाता है उपनिषद, है ना। उपनिषदों का समय ईसी पूर्व 800 के आसपास माना जाता है, जिनसे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन के विषय में पता चलता है। इनमें जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह है। इनमें हतवाद नहीं है, हटवाद, जिद। हटवाद किसी बात के लिए जिद, लकीर का फकीर हो जाना, हट करना, जिद करना, हट योग कहते हैं, जो सही नहीं होता कभी भी। सर क्वेश्चंस लिखवाओगे क्या? प्रश्न भी करवाते हैं, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति के तत्व विद्यमान हैं। इनका विचार आत्मबोध पर आधारित है। ये व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा संबंधी जानकारी देते हैं। इनका सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। अद्वैतवाद, समझो। ये अपने समय के मतभेदों और वाद विवादों को कम करना चाहते थे। इन्होंने जादू टोने का विरोध किया था और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया था। ये सच्चाई पर बल देते थे और अज्ञान से ज्ञान के मार्ग की ओर बढ़ना चाहते थे। तो इस प्रकार से आज इतना ही पढ़ा दिया आपको। अब हम प्रश्न उत्तर की ओर अपना ध्यान देंगे, समझो। इस पाठ में अनेकों प्रकार के प्रश्न उत्तर आए होंगे जो आपको कुछ करवाए गए हैं क्या पहले इस पाठ से? नो सर। इस पाठ का कोई प्रश्न उत्तर नहीं हुआ है ना? यस सर। नो सर। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिए कि यह पाठ जो है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसी से ज्यादा सिलेक्ट होंगे, क्योंकि यह पाठ बिल्कुल सेंटर में आया है और बहुत बड़ा पाठ है, समझो। ध्यान रख लीजिए। और जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं 1-1 मार्क के, 2-2 मार्क के, उनको आप कर लें, समझो। धीरे धीरे है करिए। प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे और उत्तर भी दिए जाएंगे, समझो। प्रश्न और उत्तर का क्रम एक साथ आपके आगे दौड़ेगा, समझो। तो इस प्रकार से प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 1, जो आपको अभी बताया था, भारतीय अतीत की पहली पहचान क्या है? भारतीय अतीत की पहली पहचान भारतीय अतीत की पहली पहचान क्या है? ये देखिए, भारतीय अतीत की पहली पहचान सिंधु घाटी की सभ्यता है। भारतीय अतीत की पहली पहचान
सिंधु घाटी की सभ्यता है। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा गया, समझो, और ये इस वर्ष का हिंदी का पहला प्रश्न था। सिंधु घाटी के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। सिंधु घाटी के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? सिंधु घाटी के अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो, अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी बंगाल में, और पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल कहा जाता है, पश्चिमी बंगाल में हड़प्पा में मिले थे। हड़प्पा में मिले थे जब खुदाई हुई थी। जब उत्खनन कार्य हुआ था तब यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए थे। जब उत्खनन का कार्य हुआ तब यहाँ अवशेष प्राप्त हुए थे। तो तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली थी? सिंधु घाटी की सभ्यता गंगा तक फैली थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गंगा तक फैली थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या विशेषताएं थी? शबाद्या सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या विशेषताएं थी?
यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। यह सभ्यता सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सर ओके सर। सर आपने फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है सर, एक बार रिपीट कर दो। सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या विशेषताएं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या विशेषताएं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या विशेषताएं थी? यह अपने आप में, उत्तर लिखा जा रहा है, यह अपने आप में पूर्ण रूप से विकसित थी। सर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला क्या लिखा आपने? यह सभ्यता सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। अग्रदूत। यह सभ्यता सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। यह अपने आप में पूर्ण रूप से विकसित थी। जो वर्तमान का आधार प्रतीत होती है। वर्तमान का बेस बना है इसे, जो वर्तमान का आधार, बेस, जो वर्तमान का आधार, आधार माना बेस, जो वर्तमान का आधार प्रतीत लगती है, प्रतीत, जो वर्तमान का आधार, जो वर्तमान का आधार प्रतीत होती है। देख लीजिए 4 पॉइंट लिखे गए और इसके बाद चौथा पॉइंट। सर थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो। यह अपने आप में पूर्ण रूप से विकसित थी। यह अपने आप में पूर्ण रूप से विकसित थी, जो वर्तमान का आधार प्रतीत होती है। जो वर्तमान का आधार प्रतीत होती है। यह तीसरा पॉइंट फिर से देखिए, तीसरा पॉइंट, यह अपने आप में पूर्ण रूप से विकसित थी, कौमा, जो वर्तमान का आधार प्रतीत होती है। चौथा पॉइंट, यह फारस और मेसोपोटामिया, यह फारस और मेसोपोटामिया, यह फारस और मेसोपोटामिया, यह फारस और पोटोमिया, यह फारस और मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिस्र भी है, तो मिस्र,
तो देख लीजिए भैया पॉइंट आपके। चौथा प्रश्न फिर से आपके सामने रिपीट किया जा रहा है। चौथा प्रश्न आपके सामने रिपीट किए जा रहे हैं। चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या विशेषताएं थी? प्रश्न उत्तर है पहला वाला पॉइंट, यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। यह सभ्यता सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। यह सभ्यता सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। इससे सांस्कृतिक युगों का विकास हुआ, संस्कृति में बहुत आगे रही। यह अपने आप में पूर्ण रूप से विकसित थी, क्योंकि तकनीकी विकास, सांस्कृतिक विकास इसमें देखने को मिलता है। जो वर्तमान का आधार प्रतीत होती है, वर्तमान में इस सभ्यता को अपनाने से अनेक प्रकार के हल हुए, कार्य पद्धति चली, उसका बेस बनी है। यह फारस और मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से बेहतर थी। यह फारस और फारसी और मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से बेहतर थी। बेहतर तो इस प्रकार से आज हमने आपको कुछ प्रश्न हल करवा दिए, है ना। इसके बाद आगे के प्रश्न भी है इसमें रहेंगे, जो धीरे धीरे आपको करवाए जाएंगे, है ना, बशर्ते समय मिलने पर। इसमें किसी प्रकार का यदि आपको डाउट है या शंका है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, समझो। और आपका कंप्लीटेड सर। ठीक है। तो इस प्रकार से और जो संस्कृत में आपको फिर से एक बार समझो। कंप्लीटेड सर। कंप्लीट, ठीक है। तो ये कर लीजिए आप। इसके बाद हम आगे के प्रश्नों के उत्तर भी चाहे तो हम दे सकते हैं, बशर्ते आप उनको लिखने तो ज्यादा अच्छा है। आपने लिखे नहीं और हमने रब कर दिए तो वह भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए बात को समझिए और तब जो है आप अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहिए, है ना। किसी प्रकार का यदि आपको डाउट है या कोई भी शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, वेद के बारे में आपको जानकारी दी गई है। वेद का अर्थ है सभी प्रकार के ज्ञान का संग्रह। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, यह आपको बताया भी गया है। वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई? वेदों की उत्पत्ति विद धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको वैसे ही बता दिए गए हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? भारत का सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, समझो। पहला वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में अलग अलग प्रकार का वर्णन देखने को मिलता है। वेद जो है सभी विद्याओं का मूल है। सभी वेद में हम सभी प्रकार के ज्ञान को देखते हैं। वेद इस प्रकार से बहुत ही प्राचीन पुस्तक है। चौथा प्रश्न आपको हल करवाया गया और अभी समय को रहते हुए 5वां प्रश्न भी आप चाहो तो लिख सकते हैं।
तो पहले दो प्रश्न हम रब करते हैं। और पांचवा प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। अरे बाप रे बाप रे। सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी प्राचीन है? पांचवा प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी प्राचीन है, यह हमें क्या जानकारी देती है? सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है? उत्तर 5। सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी प्राचीन है ना? यह हमें क्या जानकारी देती है? यह हमें क्या जानकारी देती है? सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी प्राचीन है, यह हमें क्या जानकारी देती है? यह सभ्यता 6-7 हजार वर्ष पूर्व की है। यह सभ्यता उत्तर यह सभ्यता हजार वर्ष प्राचीन। यह सभ्यता हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के माध्यम से उस समय के रहन सहन ना, उस समय के रहन सहन लोक प्रचलित रीति रिवाजों लोक प्रचलित रीति रिवाजों दस्तकारी व पोशाकों आदि की दस्तकारी भी कलाकारी है। दस्तकारी पोशाकों और फैशन की जानकारी देती है। फैशन की जानकारी देती है ना? देखा आपने, लिखा हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी प्राचीन है, यह हमें क्या जानकारी देती है? यह सभ्यता 6-7 हजार वर्ष प्राचीन है। यह सभ्यता हमें
मोहनजोदड़ो हड़प्पा के माध्यम से उस समय के रहन सहन, लोक प्रचलित रीति रिवाजों, दस्तकारी, पोशाकों और फैशन की जानकारी देती है। इस प्रकार से आप के 5 प्रश्न आज हल कर दिए गए। अच्छी तरह से इनको कर लीजिए, है ना। आगे सिंधु घाटी से संबंधित प्रश्न आपके हो गए वैसे कुछ हद तक, है ना। अब बात के वेद और अनेक प्रकार के प्रश्न जो उनके खंड के आधार से होते हैं तो वो करवाए जाएंगे आपको, अगर हमें दिया जाएगा तो तभी होंगे, नहीं है तो फिर कुछ नहीं, फिर तो वही है, समझो। कंप्लीटेड सर। हाँ कंप्लीट कीजिए। और संस्कृत, हाँ जी, संस्कृत का आपका ध्यान रखिए, समझो चेंज हो गया है। और कंप्लीटेड सर। कंप्लीटेड, ठीक है। संस्कृत में भी हमने कल 7 प्रश्न आपको करवाए थे। कंप्लीटेड सर। ठीक है, ओके। इस प्रकार से अब आपका समय भी समाप्त हो रहा है ना। जो समय दिया गया है इसी के अंतर्गत आपको पूरा करना है। तो सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir, for teaching us. Okay, very good.